1999 में तैयारा हाईजैक जो कंधार एयरबेस पे हुआ, 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, ये कोर कॉन्सेप्ट लेकर मूवी बनाई गई है और सारे का सारा इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया है। आपने जितने करैक्टर पेश किए उनमें 5% से ज्यादा सदाकत नहीं है किसी काम में। आप मुझे ये बताएं, कोई ऐसा सबूत भारत ने पेश किया हो कि पाकिस्तान के किसी शख्स ने, किसी ग्रोह ने कोई कंधार से उड़ने वाला तैयारा अगवा किया हो? जो एंट्री है धुरिंदर की यानी रणवीर सिंह की, वो एंट्री अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान है। पुराना हमारा मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया इस फिल्म के जरिए कि भारत दरअंदाजी करता है पाकिस्तान में, वाया अफगानिस्तान प्रॉक्सी वॉर करता है। जैसा कि कुलभूषण यादव पकड़ा गया, हम तो ये कहते हैं कि भारत दरअंदाजी करता है, तो ये तो हमारे तौसीक की उन्होंने हमारी बात की। जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है लियारी पे, वो लियारी के कल्चर से वाकिफ ही नहीं है। अक्षय खन्ना, जिनको साल हो गए थे जलील होते हुए, वो नाम नहीं बना सके, उन्होंने रहमान डकैत की एंट्री की है। वो एंट्री इतनी वायरल हुई है कि अक्षय खन्ना का नाम बन गया है। अब आप क्रेडिट देना चाहते हैं अपने एजेंट को, भाई क्रेडिट आप दें चौधरी अनवार को, राव असलम को, जिशान काजमी को। लियारी गैंग के वो सारे किरदार आपने क्यों फरामोश किए? ये सिर्फ मूवीज में ऐसे कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं, वरना असल ऑपरेशन में तो नाकाम हो जाते हैं। इस फिल्म में जो कुछ झूठ के पलंदे पर प्रोपेगेंडे आपने शामिल किए, उसका जवाब आपको मोदी और उसकी जमात की शिकस्त की सूरत में मिलना है। अनकरीब आप देखेंगे इस फिल्म धुरंधर की बाद ना भारतीय इदारों और भारतीय हुक्मरानों की मरम्मत होगी। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में जिक्र करेंगे धुरंधर मूवी का, मुख्तलिफ सीन्स भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि बॉलीवुड ने कहां कहां हकायक को मसख किया और कितना झूठ बोला। मुख्तलिफ किरदारों के गिर्द घूमती कहानियां किस कदर झूठी हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफा साहब। अच्छा नईम साहब, मूवी है धुरंधर, जिसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि 1999 में तैयारा हाईजैक जो कंधार एयरबेस पे हुआ और उसके बाद 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उस ज़िम्न में ये कोर कॉन्सेप्ट लेकर मूवी बनाई गई है और सारे का सारा इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया है और बताया यह गया है कि पूरी दुनिया में भारत की किसी ने नहीं सुनी और इस वजह से हमें यह मिशन धुरंधर जो है वो करना पड़ा। बज़मी साहब, ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, इससे पहले जब इस फिल्म का धुरंधर का ट्रेलर चला था, तो हमारे नाज़रीन को याद होगा हमने इस पर बहुत तफसीलन गुफ्तगू की थी। आप ये समझे कि ये उस गुज़श्ता से पैवस्ता है। बिल्कुल ऐसे। मैंने 3 एतराज़ात किए थे इस फिल्म के ट्रेलर पे। अब फिल्म डिटेल में आ गई है, पब्लिक हो गई है। पहला एतराज़ तो ये है कि आखिर भारत को ये फिल्म बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सवाल है, पब्लिक में है। इस फिल्म ऑन होने के बाद तो चल रहा है। दूसरा ये कि 35 से 40 साल पुराना गड़ा मुर्दा उखाड़ा क्यों गया? उसमें ताजगी का इंजेक्शन लगा के फिल्म बीनों को बेवकूफ बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? 2 बातें। तीसरी बात, अगर फिल्म बनानी ही मकसूद थी और गैंग वॉर ही आपका टॉपिक था, तो बंबई गैंग वॉर बड़ी है कि कराची लियारी गैंग वॉर? बिल्कुल सही बात। 3। चौथी एक और अहम बात, आपने जितने करैक्टर पेश किए उनमें 5% से ज्यादा सदाकत नहीं है किसी काम में। खिलाफ हकीकत है। फिल्म का जो प्लॉट आपने बताया, जिस प्लॉट पे आपने इमारत तामीर की है, वो इमारत दूरज हकीकत है। सरदार अब्दुल रहमान बलोच को रहमान डकैत के रूप में, पाकिस्तानी जर्नैलों को, सियासतदानों को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात को, इदारों को, महकमों को जिस रंग में फिल्माया गया, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं, ड्रामागिरी की भी इंतहा है। और आखिरी बात जिस पे एतराज मैंने उठाया, कई फोरम से मैंने ये कहा है, जिस शख्स का आपने इंतखाब किया, फिल्म उस फिल्म साज की नहीं है। फिल्म हमेशा डायरेक्टर या फिल्म साज की होती है या अदाकार की होती है। अगर पॉपुलर ये ऊपर से आई, ये नाजिल हुई है। इस फिल्म का डायरेक्टर भी वही शख्स है, फिल्म साज भी वही शख्स है, शुक्रिया किरदार फनकार भी वही नहीं बन गया, जो पहले ही मुतनाज़े है। उसने उड़ी सेक्टर पे, कश्मीर पे 375 उसने बनाई, उड़ी 370 वो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 370, दोनों फिल्में मुतनाज़े बनाकर उसने भारतीय हुक्मरानों पे अपनी ये मोहर तस्दीक सब्त की थी कि मैं एंटी पाकिस्तानी हूं। अब इस सारी सूरत हाल में मैं इसका कंक्लूजन बाद में देना चाहता था, लेकिन पहले दे रहा हूं बवजूद इस फिल्म के जरिए भारत ने अपनी सियासी साख, अपनी सियाती सकाफती साख और तीसरा जो जग हसाई थी उसकी मैदान कारजार में,
हाल ही में, बुनियानुल मरसूस में, उसकी खिफत मिटाने की कोशिश की है एक। और दूसरी तरफ बॉलीवुड जो आलमगीर शोहरत का हामिल फिल्मी सनत का एक बहुत बड़ा इदारा है, उसकी गिरती हुई साख को सहारा दिया है। ये मैं नतीजा पहले दे रहा हूं आपको। उसके जवाब में क्या हुआ? अहले लियारी बिलखुसूस, अहले कराची बिलउमूम और दुनिया भर में मुसलमान जितने बसते हैं, जहां जहां बसते हैं, मुसलमानों ने आलम जो हैं, वो सारे के सारे लान तान कर रहे हैं आप पे, मुजम्मत कर रहे हैं आपकी, सरापा एहतजाज हैं वो। एक किरदार लियारी का, दूसरा किरदार पुलिस अफसर चौधरी असलम का। उसकी बेवा ने जो कुछ कहा, जो मलामत किया आप पे, जो शर्मसार किया आपको, आपने इस फिल्म से क्या कमाया? इसके मंदरजात पे बाद में डिस्कस करेंगे। आप सीन बाय सीन चलेंगे इस पे, जो कहेंगे आप मैं करूंगा, लेकिन एक जुमला सुन लें। इस फिल्म में आपने जिस शख्स को रहमान डकैत कहा, वो सरदार अब्दुल रहमान बलोच है, एक ऐसे कबीले का सरबराह जिसके पास दोहरी शरीयत है, ईरान की भी, पाकिस्तान की भी। ईरानी नस्ल बलोच है, एक कबीले का सरबराह है। वहां के लोकल बलोचों के लिए वो बाकायदा लिबरेटर है, निजात दहिंदा है। गरीब, नादार, मुस्तहिक, लाचार, उन लोगों के लिए वो सुल्ताना डाकू है। जो मोहम्मद खान डाकू कहा गया, मोहम्मद खान धरनालिया है वो उन लोगों के लिए। आपने उसे डकैत की उर्फियत, जो नॉर्मली पुलिस वाले कहते हैं, फहीम कमांडो, शाहिद लंगड़ा, फलां अच्छू डकैत, ये जो पुलिस उर्फियत डालती है या आपके मुखालफिन डालते हैं, आपने उसको रहमान डकैत का लफ्ज इस्तेमाल किया और ये सारे पहलू उसके भुला दिए कि उसे लोग अपना निजात दहिंदा क्यों कहते थे, कितने घरों की किफालत करता था वो। पुलिस ने जब उसको, देखो था ना आजकल मशहूर है हनी ट्रैप, मनी ट्रैप है, वो पॉलिटिकल ट्रैप था, बताऊंगा मैं आपको डिटेल सारी। पॉलिटिकल ट्रैप में जब मारा गया, वो नतीजा पहले दे रहा हूं, जब वो मारा गया सरदार अब्दुल रहमान बलोच, तो सिर्फ एक कबीला रक्षा ड्राइवर 20 से 22 हजार, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है स्पेशल ब्रांच का, 20 से 22 हजार रक्षा ड्राइवर या मालकान रक्षे के रक्षों पे सवार, उन्होंने सदर से और शायरा फैसल तक स्टक कर दिया पूरा कराची। एक दूसरा, जिस शख्स के मुजम्मत में, एहतजाज में, उसके कत्ल के मुजम्मत में, एहतजाज में 20,000 से ज्यादा सिर्फ रक्षा ड्राइवर बाहर निकलते हैं, कराची की जिंदगी मामूलात मुअत्तल होकर रहते हैं, वही शख्स उसकी सियासत में आने का ऐलान जो है, लाखों लोग उसकी पजीराई करते हैं, 1.5 से 2 लाख बैनर लगता है कराची के एक हिस्से में, वेलकम वेलकम अब्दुल रहमान सरदार वेलकम, उसकी तस्वीरें लगाई जाती हैं। तो उसका जो फिल्म में तासुर पेश किया गया, जो इमेज बनाया गया, बहुत अच्छा होता। आप चलें, आपने ठीक है, अभी सीन बासी कड़ी में उबाल दिया। हाँ। आप 35-40 साल बाद ही सही, लेकिन सही तौर पे अब्दुल रहमान को तो पेश कर देते। अब भारत का जो इस मूवी का जो कोर कॉन्सेप्ट है ना सर, उसमें यह है कि 2001 में और 99 में ये जो 2 वाकयात थे, एक इंडियन पार्लियामेंट पे हमला और दूसरा प्लेन हाईजैक, इन दोनों मामलात में यूएसए ने उनका कोई साथ नहीं दिया, या यूरोपीय यूनियन ने कोई साथ नहीं दिया। फिर वो कहते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो भी पाकिस्तान की सपोर्ट में थे और हम बराह रास्त कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने भेजा धुरिंदर को और ये मिशन धुरिंदर तरतीब दिया। इसका मतलब है उनके पास कोई प्रूफ नहीं था और पूरी दुनिया ने में जग हंसाई हुई उनकी, वो नाकाम हो गए। अच्छा, फिर एक और जो चीज़ दिखाई जाती है इस मूवी में, जो एंट्री है धुरिंदर की यानी रणवीर सिंह की, वो एंट्री अफगानिस्तान के रस्ते बलूचिस्तान है। और जैसा कि कुलभूषण यादव, हम तो ये कहते हैं कि भारत दरअंदाजी करता है, तो ये तो हमारे तौसीक की उन्होंने हमारी बात की। अब मैं आपको इसका कि अफगानिस्तान में बैठ के स्लीपर सेल चलाते हैं और वहां से दरअंदाजी करते हैं। भारत एहसास तन्हाई का शिकार हुआ, तो उसकी सजा पाकिस्तान क्यों दे रहा है? अपने इदारों पे मलामत करे, उनको शर्मसार करे कि तुम्हारे पास हकाइक कोई नहीं थी, तुमने बेपर की उड़ा के और एक इल्जाम थोपा पाकिस्तान पे।
ये बात, मेरी बात सुने, दुनिया में हर शख्स को मालूम है कि अगर जो भारतीय अशराफिया है, हुक्मरान तबका, सियासी रहनुमा, काबरीन, उनमें किसी को छींक भी आ जाए ना, तो वो कहेंगे कि हवा पाकिस्तान से आई थी, उसकी वजह छींक आ गई। वो तो इस मौके की तलाश में है कि पाकिस्तान पे कोई इल्ज़ाम थोपा जा सके। अब आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ने तकरीबन 75 साल, निस्फ सदी ये कहा, मौक़िफ़ इख्तियार किया, हमारी वज़ारत ख़ारिजा ने, हमारे सियासी रहनुमाओं ने, हमारे हुक्मरानों ने, कि जी भारत पाकिस्तान में दरअंदाज़ी करता है, दहशतगर्दी का मुर्तकिब है, अफ़गानिस्तान की प्रॉक्सी वार के ज़रिए यहाँ तक आता है। और भाई ये जो खुदा भला करे इस फिल्म साज का, उसने पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कराने में बड़ी राह हमवार कर दी। कितनी बड़ी गलती। अब हर शख्स मान रहा है कि भारत खुद कह रहा है कि हमारा एजेंट बलूचिस्तान के रास्ते, मतलब अफगानिस्तान, फिर भाई अफगानिस्तान हमने के रास्ते सारी उम्र बलूचिस्तान ये है। कहा, अच्छा हाँ। इसको भी मिला ले, आप करिए जोड़े। हाँ। इस फिल्म में ये कहा गया कि पाकिस्तान, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, कि पाकिस्तान जो है वो भारत पे चढ़ाई करता है, दहशतगर्दी करवाता है, ठीक है। हाँ, ये इल्जाम और बिल्कुल। अब आपने खुद मान लिया, लियारी जो है, लियारी, उसके बहुत सारे करैक्टर, किरदार, उनकी तरबियत भारत में हुई। 6-7 मराकज़ हैं भारत में दहशतगर्दी की तरबियत के। कलभूषण वाला वाक़या आपने बता दिया। ये फ़हीम कमांडो कहाँ तरबियत याफ्ता था, कहाँ का? अच्छा, इसने भी भारत से तरबियत ली। साबित है, डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। इसको भी ख़त्म करें। अल-जुल्फ़कार उसी दौर में 80s और 90s, 2 दहाई हैं। इस फिल्म का किरदार, कहानी 2 दहाइयों पर मुहित है। 2 दहाइयाँ क्या है? 80 और 90 की दहाई। इस दौरान अल-जुल्फ़कार के मामला सामने आए थे। अल-जुल्फ़कार के हवाले से भारत ने खुद तस्लीम किया था कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दी के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनमें तरबियत कौन देता है? भारत। इस फिल्म का हम पे एक बड़ा एहसान है कि हमारे उस मौक़िफ़ की तायीद और तौसीक़ कर दी जो पाकिस्तान 75 साल से कहता आ रहा है। एक बात तो ये। दूसरा, अब आप सुन लें अफ़गानिस्तान का इशू या भारत की आइसोलेशन। भारत की आइसोलेशन कि पूरी दुनिया ने उसे जवाब दे दिया। जवाब दे दिया। वो जवाब इस वजह से नहीं दिया कि पाकिस्तान का तसल्लुत गालिब हुआ था, इस वजह से दिया कि भारत ने बगैर दस्तावेजी सबूत के पाकिस्तान पे महज इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम। अब अच्छा, भारत, ये भी हम कहते आ रहे हैं कि भारत हर वाक़े का इल्ज़ाम लगाता है, सबूत कोई नहीं देता। ये भी बुनियादी महसूस जो हुआ, इसमें भी कुछ सबूत तो भारत ने दिया ही नहीं। आप हम तो कहते बताएं, थे। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, हाँ, उड़ी वाली फिल्म में जो दिखाया, वहां तो सिर्फ एक कौवा मरा था। हाँ, उन्होंने कहा जी भारतीय सूरमा जो हैं, दहशत उन्होंने गर्द। वहां अटैक किया और वहां सारा कुछ मलिया मेट कराए। वो कहां गया? बिल्कुल क्या सही। हमारे रातों रात हमने हवा में उड़ा दिया उसको? अच्छा, अब इससे एक और चीज़ है, हम ये कहते हैं, और हमारी फोर्सेस और इसके साथ-साथ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये कहती है कि अगर भारत के साथ कोई मामलात ख़राब होते हैं तो इंटरनेशनल फोरम्स हैं कि जहाँ पे जाके बात की जानी चाहिए, और हम करते हैं। पानी का मामला हो या दूसरा कुलभूषण वाला मामला हो, इंटरनेशनल मामलात हैं। लेकिन भारत इस खौफ से नहीं जाता, क्योंकि इस मूवी में वो तस्लीम कर चुका और बाकायदा दिखाया गया है कि एक मीटिंग बुलाते हैं, और मीटिंग में जिसमें रॉ के चीफ मौजूद हैं, उसी मीटिंग में डायरेक्टर आईबी मौजूद हैं, और इसके बाद वो कहते हैं कि पूरी दुनिया, यूएसए, यूरोपीय यूनियन और इसके साथ साथ गल्फ कंट्रीज वो हमारा साथ नहीं दे रहे, ये मिशन हमें खुद करना पड़ेगा। इसमें वो ये भी तस्लीम कर चुके हैं क्योंकि पूरी दुनिया उस वक्त साथ दे जब आपके पास दस्तावेजी सबूत हो, जैसे आपने कहा। असल बात ये है, सिर्फ इतनी बात आप देखें कि इन्होंने फिल्म होती है, खैर ठीक है, चले हाइप क्रिएट कर दिया आपने। इसकी बात आप ये समझें कि फिल्म बनाने की जरूरत पेश क्यों आई। ये बुनियादी, हर बंदा सवाल कर रहा है सोशल मीडिया पे, पहला क्वेश्चन क्या है कि फिल्म बनाने की जरूरत भारत को पेश क्यों आई। भारत ने शिकस्त खाई, नंबर 1, पाकिस्तान पे अटैक किए, खौफनाक मुंह तोड़ जनाटेदार थप्पड़ की शक्ल में जवाब मिला, नाकामी हो गई। भारत ने मुख्तलिफ इल्ज़ाम तराशियाँ की पाकिस्तान पे, सैलाब इधर छोड़ दिया, ठीक है, भारतीय कशीफ करदा पानी जो है शराब का, वो यहाँ भेजते रहे, यहाँ दरअंदाजी हर अंदाज से की गई। दहशतगर्दी बलूचिस्तान में कितनी खौफनाक थी। अफ़गानिस्तान से प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए पाकिस्तान में अटैक्स किए गए, ठीक है, पाकिस्तान पे हमला कराया गया, वो नाकाम हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब सकाफती यलगार की जाए, कल्चरल इन्वेजन, वो कम्युनिकेशन की टर्म, नफसियाती हरबे इस्तेमाल किए जाए, उसके लिए ये फिल्म तख्लीक कर ली। फिर अगर आपको, हमारे नाजरीन को याद हो
कि हमने शहजाद भट्टी का इंटरव्यू किया। शहजाद भट्टी ने ये कहा कि भारत प्रॉक्सी वार के जरिए, दहशतगर्दी के जरिए, अफगान एजेंटों को इस्तेमाल करके या उसका रास्ता अपना के पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, भावलपुर, गुजरांवाला, गुजरात, यहाँ अटैक कर सकता है। वो दुरुस्त साबित हुई बात। 6-7 लोग अभी पकड़े गए, उससे पहले 34-35 पकड़े गए कलभूषण के बाद। भारत को हर सतह पे हुई नाकामी, एक। दूसरा, बॉलीवुड जो है उसकी साख बड़ी तेजी से तनज़्ज़ुल की तरफ गामजन थी, रैपिड डिक्लाइन था। उस डिक्लाइन को एक सहारा पाकिस्तान का नाम, चले शुक्र ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान को गाली देकर ही सही भारत की बॉलीवुड की जो साख है वो शायद बहाल हो जाए। अच्छा, ये भी देखा गया कि उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री और इसके साथ साथ उनकी सियासत में जब तक पाकिस्तान का नाम ना आए ना, वो चमकती नहीं है। अब इसकी मैं आपको हकीकत बता देता हूँ क्या है। मोदी सरकार को इलेक्शन दरपेश है, इलेक्शन में जाना है उन्होंने। उनके अपने हलकों से 4-5 रियासतों से, और शिकस्त की कालक है उनके चेहरे पे, का खतरा भी है, खदशात भी हैं। नहीं, ये जो शिकस्त ये बुनियादी जो हुई उसूल है में अभी ये हुई, हाँ। लेकिन अब उनको जो आने वाला, मैं सियासी बता रहा हूँ आपको, हाँ। आने वाला इलेक्शन जो है उसमें मोदी सरकार को 3 जगहों से शिकस्त का सामना है। नंबर 1, उनको जो आड़े हाथों लिया है हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने, बुचर ऑफ गुजरात, गुजरात का कसाब कहा ना, उनको टर्म यूज की उन्होंने। वो कहा, उन्होंने सिंध के लियारी को टारगेट बना के जवाब दिया बिलावल को, एक। दूसरा, आलमी मीडिया में ये बात डिस्कस हो रही है, शोहरत है इसकी, कि बिलावल भुट्टो इज गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन नेक्स्ट इलेक्शंस। आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी बतौर प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर के तौर पे सामने आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा, आज जो बंदा हमें कसाई करार देता है, वो कल क्या करेगा। और फिर इंटरनेशनली जो दौरे थे बिलावल भुट्टो साहब के, जो अमेरिका बतौर वजीर खारजा गए वो, तो उसमें तो उन्होंने बड़े कमाल मामलात संभाले थे। जट्टा जट्टा तेरे सर में मारा बट्टा। अब वो जवाब क्या देता? उसने कहा तो बड़ा, उसने कहा तेलियो तेली तेरे सर में मारा कोलू। उसने कहा जनाब गल बनी नहीं। उसने तो शेर तमसील दी थी कि जट्टा जट्टा तेरे, गल नहीं बनी। उन्होंने कहा गल बने ना बने, कोलू सिर तो फाड़ेगा ना। तो ये गल बने ना बने, इन्होंने कहा जवाब लियारी में दे दो। अब आखिरी बात मुझे ये बता दें, आप तजिया करें, आप इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, कि बंबई गैंग वॉर बड़ी है कि लियारी गैंग वॉर? नहीं, जाहिर है मुंबई बहुत बड़ी वॉर है। बंबई वॉर जो है उसका मेन किरदार लारंस बिश्नोई अब भी जेल से बैठ के दुनिया भर में क्या कर रहा है? गैंग ऑपरेट कर रहा है। जब आपने देखा कि उसका एक सगा भाई अनमोल बिश्नोई पकड़ा जाता है, बिश्नोई गैंग के हिस्से बखरे हो जाते हैं, शहजाद भट्टी, गोल्डी बरार, जिशान अख्तर, पहलवान, ये सारे ऐलान बगावत कर देते हैं, खिलाफ चल पड़े ना बिश्नोई से। तो आपने कहा वाहिद सहारा रह गया है कि अब इस्तेमाल करो इसी अत्यस दहर को कि उससे फिल्म बनवा लो। आपने फिल्म धुरंधर बनवा ली और ये चाहा कि हम सकाफती यलगार के ज़रिए पाकिस्तान को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। चलें, अब इंशाल्लाह ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, ये जो मूवी है ये स्टार्ट होती है सर 30 दिसंबर 1999 से। पहले सीन में अजय सन्याल को दिखाया गया है और अजय सन्याल वो डायरेक्टर IB एट दैट टाइम। और वो कहते हैं कि कंधार एयरपोर्ट पर जो इंडियन एयरलाइन है उसको हाईजैक किया है एक पाकिस्तानी टेररिस्ट गिरोह ने, ठीक है। और उसके बाद मामलात शुरू हो जाते हैं, लेकिन मामलात शुरू होने से पहले जो सिविलियंस को होस्टेज बनाया गया उसकी मद में उन्होंने डिमांड की कि जो आपने पकड़े हुए हमारी तंजीम के रुकन उनको वापस करो। तो फिर ये सब लोग बैठते हैं और कहते हैं हम लोग उन्हें वापस कर देते हैं, यानी जो हाईजैकर्स थे उनको। इधर से सीन जो है वो स्टार्ट होता है। अब ये बताएं कि इसमें इंडिया की नाकामी और कमजोरी सामने आ रही है और वो ये कमजोरी खुद जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। एक बात मुझे बताएं, इस फिल्म में इन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि भारतीय एजेंट ने लियारी गैंग वॉर को खत्म करने में, कम करने में, शिद्दत घटाने में बड़ा रोल अदा किया। एक तरफ एक बात बेबुनियाद है। इस सीन पे पहले आ जाए, इसी सीन पे कह रहा हूं। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय एजेंट ने ये कहा कि पाकिस्तान भारत में ये करवाने जा रहा है। अब वो आखिरी सीन में वो करते हैं कन्वे। मैं चाह रहा हूं कि हम सीन बाय सीन चलें। अच्छा, इस सीन में अब ये
तैयारा हाईजैक है और उसके बाद वो कहते हैं जी ठीक है, ये लोग आपके हमने किए थे, इंडियन सिविलियंस हमें वापस कर दो, हम ये दे रहे हैं। अब वो हुआ भी कंधार में हाईजैक है, इल्जाम पाकिस्तान पे है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो कार्रवाई अफगानिस्तान में हो, जो यूएई में हो, जो सऊदी अरब में हो, जो सिख मारे जा रहे हैं कनाडा में, पाकिस्तान कैसे कर रहा है? पाकिस्तानी, आप मुझे बताएं, ये इशारा है उस वाक़े पर जो अल जुल्फ़कार के खाते डाला गया था। पहले कहा गया कि उन्होंने जहाज अगवा किया और उन्होंने बंदे रिहा करने की डिमांड किया, इवज़ उसके मांगा। आप मुझे ये बताएं कि कहाँ कोई सबूत मौजूद है कि किसी पाकिस्तानी इंतहा पसंद ने, चलें हम ये बात मान लें कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, उन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है? किसकी फंडिंग से वो चल रहे हैं? कोयटा में, बलोचिस्तान में, हब में, ज़ियारत में, शाहराह पर जो लोग उतार उतार के, जिनके पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के जिनको गोलियां मारी गई, वो किसने मारी? जहाज अगवा का जो वाकया है उसका कोई सबूत ऐसा है कि किसी पाकिस्तानी इंतहा पसंद ग्रुप ने किया हो? मैं ये मान के चल रहा हूं, चलें तस्लीम कर लिया कि यहाँ एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं, फंडिंग कहीं से होती है, सरपरस्ती कहीं से हो रही, दरअंदाजी अफगानिस्तान से होती है, भारत खुद मान गया, इस फिल्म में भी मान गया। आप मुझे ये बताएं कोई ऐसा सबूत भारत ने पेश किया हो कि पाकिस्तान के किसी शख्स ने, किसी ग्रोह ने, किसी इंतहा पसंद ने कोई कंधार से उड़ने वाला तैयारा अगवा किया हो? कोई एक कभी यूएन में जाकर शोर मचाया हो? यूएन में एक फोरम में एक ऐसा सेशन होता है हर साल होता है, जिसमें दोनों ममालिक, पाकिस्तान भी आता है, भारत भी आता है। वहां आके भारत ने ये कहा हो अपनी शिकायत का अजाले के लिए, या शिकायत ही की हो, चले अजाला छोड़ें, कि जी आप फलां वक्त पे पाकिस्तान के किसी ग्रुप ने फलां नहीं किया, कोई ऐसी चीज, कोई बात छुपती? भाई डेवलप्ड दौर है, कोई बात छुपती तो नहीं है, हर चीज पे मॉनिटरिंग है। आप कोई शिकायत ऐसी दिखा दें जिसमें इस तरह का पाकिस्तान का जिक्र किया गया हो, जहां पाकिस्तान के कंधार से उड़ने वाला तैयारा अगवा करके फलां के रिहाई, फलां मुल्जिमों को छोड़ने का। हाँ, एक दफा भारत ने किया था। पाकिस्तान में कुछ लोग जो मौजूद थे, कैद थे दहशतगर्दी के इल्जाम में, उनको छुड़वाने के लिए भारत का मुतालबा सामने आया था और भारत ने तैयारा हाईजैक किया था पाकिस्तान का। अब ये जो वाकयात हैं, इनको कैसे आप झुटला देंगे और एक बेपर की उड़ा के? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये 90% के करीब करीब ना, ये फिल्मी सीन ही समझे आप इनको। फिल्मी सीन है, 90% के करीब, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हकायक आपने देने होते तो मैंने कहा दूसरा पहलू हर चीज का देते आप। आपने हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे लोग जो है ना, उनके बारे में कहा कि जी वो ये किया, उन्होंने ये किया। मैं एडमायर करता हूँ इस बात को कि एक दौर था या 80s और 90s की दहाई में, दो अदवार में, जब रहमान बलोच और उन जैसे बहुत सारे लोगों को सियासी सरपरस्ती हासिल थी, लेकिन वो किसी हुकूमत की, किसी जमात की नहीं थी। हाँ, बेसिक तो ये है कि ये हमारा पर्सनैलिटीज बेस्ड था, हमारा एक इंटरनल मसला था जो कि हमने हल कर लिया। लियारी नहीं, लियारी भारतीय फिल्म के मुताबिक क्रेडिट वो ले रहे हैं कि हमारे एजेंट ने हल किया। ऐसा तो कुछ नहीं है। ओ भाई, क्या चौधरी असलम उनका एजेंट था? राव इनवार उनका एजेंट था? जिशान काजमी कौन था? फाइटर एसएचओ थे, इतने फाइटर हमारे पुलिस वाले थे। कौन था? अच्छा, नसीरुल्लाह बाबर। इस फिल्म में हकायक को छुपाया गया। दो अदवार पीपल्स पार्टी के, एक दौर नवाज शरीफ का। उन तीनों ऑपरेशन का जिक्र क्यों नहीं है? क्या वो जब बोरीबंद लाशें मिलती थी, जब ड्रिल करते थे घुटनों में और कंधों में और दिमाग में, तो उस वक्त इनके एजेंट ने रोका था? उनका कला कामा तो चौधरी असलम ने, रोहनवार ने किया। नसीरुल्लाह बाबर ही वहां स्टिक लेके फिरते रहे, खुलेआम फिरते रहे वो। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि हम ये कैसे मान लें कि ये तमाम मामला जिनका भारत जो है इस फिल्म में अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, उनमें से एक भी ठीक नहीं है, वो महज एक इल्ज़ाम तराशी है। वो कहते हैं कि अब और कुछ नहीं, जट्टा तेरे सिर में हमारा बट्टावाला साहब, कि बिलावल को या आसिफ जरदारी को इस तरह ज़ेरे नगी कर लो। अच्छा, दूसरा सीन है जी कि मूवी में इंडियन पार्लियामेंट पे हमला होता है, हमलावर आते हैं और उसके बाद हमलावर जो है वो बाहर जो खड़े मुहाफिज होते हैं उन सबको मार देते हैं। उसके बाद वो अंदर जाते हैं, अंदर जाके हाहाकार मचाते हैं, अंदर जाके उथल पुथल कर देते हैं, पार्लियामेंट शोर मच जाता है जी। और उसके बाद आ जाते हैं जनाब ये डायरेक्टर आईबी जो आर माधवन है, और अपने साथियों के साथ मिलके तमाम दहशतगर्दों को मार देते हैं। अच्छा, उसके बाद इंडिया इंतहाई सीरियस दिखाया जाता है कि इंडिया में इतनी ट्रबल आ गई है मूवी में,
उसके बाद फिर ये सब लोग सर जोड़ के बैठ जाते हैं, जिसमें इंडियन रॉ चीफ और उसके साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी और फिर इसके साथ साथ ये डायरेक्टर आईबी। अब ये सब लोग बैठ के क्या डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तान की कामयाबी है। वो कहते हैं कि देखें कि 99 में हम दुनिया को ये बावर नहीं करवा सके या किसी को कन्विंस नहीं कर सके कि ये पाकिस्तान का मामला है। नहीं, वो 99 में जो हुआ था, जो ये आपका प्लेन हाईजैक का था, उसमें नहीं करवा सके तो इसमें भी नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि गल्फ कंट्रीज भी पाकिस्तान के साथ हैं, इसके साथ साथ यूएसए भी पाकिस्तान के साथ है, और फिर जो यूरोपीय यूनियन है, सऊदी, और वो सारे पाकिस्तान के साथ हैं। तो इसका हमें कोई हल निकालना चाहिए। अच्छा, वहां इनका डिसाइड होता है कि हम दर अंदाजी करते हैं, और किस तरह अफगानिस्तान के रास्ते कि हम धुरिंदर को भेज देते हैं, और वो फिर भेजते हैं धुरिंदर को। अगला सीन मैंने आपको बताया कि यहां पर भी जो सिक्योरिटी के हवाले से टॉप पोजीशंस पर लोग हैं और सियासत में जो टॉप पोजीशंस पे मुल्क चलाने वाले ये फैसला करते हैं कि हम वहां दुनिया में नाकाम हो चुके हैं, तो हमें खुद करना होगा। भाई ये सीन जिसका आप तस्करा करें, दूसरा सीन जो है, हाँ, ये इतराफ शिकस्त है, हाँ, इतराफ नाकामी है। आप एक तरफ धुरंधर फिल्म में ये कह रहे हैं कि आपके एजेंट ने फोर्सी किया, हाँ, और पेशेंट गोई कर दी कि पाकिस्तान भारत में दरअंदाजी करेगा और अटैक्स हो सकते हैं। तो आपके दायरे सोए हुए थे। आपका एजेंट कह रहा है ना उसके बकौल कि पाकिस्तान भारत में मुदाखलत करके दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी करेगा, तो आपने सिक्योरिटी मेजर्स क्यों लिए? वो जो 5 अफराद इजलास करके ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, तो कहते हैं कि तू पगड़ी संभाल, तने चोरा नाल की, तू गठरी संभाल, तने चोरा नाल की, तू अपनी वेख तने होरा नाल की। तो भाई, तो आपको अपना खुद ध्यान करना चाहिए था। आप अपने मुल्क को देखें, पार्लियामेंट का हिफाजत करें। आप अगर नहीं कर रहे तो आपकी अपनी इतराफ शिकस्त है ना। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आज तक पाकिस्तान हर फोरम पे चीखो चिल्लाहट कर रहा है कि खुदारा को हमें बताएं कि मुंबई हमलों के जिम्मेदार हमें कौन से। मैं कह दूं कि तारिक बज़मी ने यह काम किया, भाई उसकी तावील मैं पेश करूंगा। अच्छा, वो सीन भी डाला है, उसका जिक्र मैं पहले कर देता हूं, तो ये डिटेल से नाज़रीन को बताइएगा। उसमें ये सीन डाला है कि मेजर इकबाल एक आईएसआई के मेजर दिखाए गए हैं, और उनको भी बड़ा वहशी दिखाया गया है, और उसके बाद वो डील करते हैं कि चूंकि बलोच अलहदगी पसंद जो है, उनके पास जो रशियन वेपन है, ठीक है, और जदीद असलहा है, वो मुझे चाहिए, और रहमान डकैत या बलोच उनसे वो असला लेके दे सकता है, वो असला मुझे दो ताकि मैं इंडिया को सबक सिखा सकूं। और फिर ये हमजा जो है, जो रणवीर सिंह है, इंडियन एजेंट धुरिंदर, वो उधर कॉल करता है इंडियन एम्बेसी, या अपने ज़ाहिर सीक्रेट मिशन पे था, तो इंडिया कॉल करके बताता है कि जनाब हमला होने वाला है आप पे, ये जो मुंबई अटैक्स की बात कर रहे हैं, और फिर वो 18 में हमला भी हो जाता है। जब हुआ तो आपने हाँ, रोका क्यों नहीं? अगर आपने को बताया था आपके एजेंट हाँ, ने, तो आप रोक लेते। हाँ, ये कितनी अजीब वाहियात किस्म की खाम ख्याली है कि अब्दुर्रहमान बलोच, रहमान डकैत जिसे कहा, वो बलोच अलहदगी पसंद जमात का सरबराह है। पीपल्स पार्टी का सियासी मामला अपनी जगह पर, इख्तलाफ पार्टी के बाज जो बोने थे ना, बोने पार्टी में, पीपल्स पार्टी में सारी उम्र से सियासी बोने जो सारी उम्र से पीपल्स पार्टी इख्तियार में है, सूबे में, वफाक में भी 2-3 बार आई, तो वो जो बोने थे ना, उनका इख्तलाफ था इसके साथ, रहमान के साथ। वो समझते थे कि ये हमारी जगह ना ले ले। सियासत में ये रकाबत चलती रहती है। वो भी करैक्टर डाला है। पहले मुंबई हमलों पे हम थोड़ा सा बता वही दें। कह रहा हूं। हाँ, रहमान अपनी पार्टी से ये इख्तलाफ करता है कि जी मेरा जेस्चर पोस्टर डकैतों वाला क्यों है। अब ये हकायक पे मबनी है, ये नहीं बताया भारतीय फिल्म में, इस मुंबई वाले में। उन्होंने कहा जी मेरा आपसे पार्टी से बहुत इख्तलाफ है, बहुत ज्यादती की आपने, कि मेरा डकैत, मैं डकैत थोड़ी हूँ, मेरा को डकैती का पर्चा है मुझ पर, मैंने कहाँ डाका मारा। मैं इस बात का कायल हूँ कि उस दौर में 80s और 90s में भत्ताखोरी आम थी, मंशियात फरोशी आम थी, असले की नुमाइश आम थी। असला जहाँ से आया था वो मुझे पता है कहाँ कहाँ से आता था। इसके चेहरे पे एक ज़र्ब लगती है और लोग ये कहते हैं कि ये अपनी चेहरे की सर्जरी करवाने ईरान गया है रहमान। अब मैं मुंबई डकैत बता रहा हूँ आपको, मुंबई क्या है। लेकिन रहमान गया है ईरान सिर्फ इसलिए कि कहता है मेरा जेस्चर पोस्टर शरीफाना भी और सियासी भी लगे। डकैत का लफ्ज़ जो है ना, वो कौन मेरे मुखालफिन डाल रहे हैं, इसको दूर करें। पार्टी कहती है ठीक है हम करेंगे। ये ईरान में होता है, तो वहाँ से ख्वाहिश का इजहार करता है, ख्वाहिश का
अपने साथियों से कि मैंने अपना चेहरा हुलिया रूप बदल लिया, अब मेरा नाम है सरदार अब्दुल रहमान बलोच और मैं लियारी की सीट से सूबाई असम्बली की सियासत में हिस्सा लूंगा, इलेक्शन लड़ूंगा। कही ओके। आप यकीन करें, महज ख्वाहिश की बुनियाद पर लाखों बैनर पोस्टर लग जाते हैं इसकी तस्वीर के, वेलकम वेलकम सरदार अब्दुल रहमान बलोच वेलकम, खुशामदीदी बैनर वो लगते हैं वहां। जब वहां लगते हैं तो सियासी बोने जो पीपल्स पार्टी के थे उनमें इर्ताश आता है। अच्छा, ये मुंबई हमलों का इससे क्या ताल्लुक है? बता रहा हूं, लियारी से? अभी बता रहा हूं, हाँ। अभी सुन। मुंबई हम लोग का इल्जाम क्या था, हाँ। हुए क्यों थे, यही वहां जब बैनर लगते हैं तो सियासी बोने क्या कहते हैं पार्टी को, उसके इख्तलाफ की वजह बता रहा हूं कि क्यों इल्जाम लगाया उस पे इन्होंने बंबई का। बंबई हम लोग का इल्जाम तो फिर लगाया ना रमान नहीं, डकैत पे, पहले तो किसी और पे लगाते रहे, पहले लगाते रहे, बाद में अजमल पे लगाते रहे। अजमल पे लगाते रहे, उस पर नहीं लगाया। ये जो दाऊद इब्राहिम है, हाँ। ये तो सारे इल्जाम तराशी है ना। सुने, हाँ। ये वहां जब वेलकमी बैनर लगते हैं तो सियासी कोता कामत सियासतदान जो थे पार्टी के, वो जाते हैं उस वक्त के वजीर दाखिला, ये 97 की बात, उस वक्त के वजीर दाखिला जिनका नाम क्या था, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा। कौन थे वो? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कौन थे? फहमीदा मिर्जा के हस्बैंड, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के हस्बैंड। डॉक्टर फहमीदा कौन है? स्पीकर कौमी कौमी असेंबली। असम्बली की स्पीकर थी पाकिस्तान, बेनज़ीर मोहतरमा की शदाई थी, उन्हें कॉपी भी करती थी। बड़े ख़ानदान की काजी फैमिली जो है बलूचिस्तान की, उसकी बड़ी नंबर, अखबार भी उनके निकलते हैं, काजी आबिद वगैरह। वो हमारे APNS के सेक्रेटरी भी रहे। वो जनाब डॉक्टर फहमीदा के हस्बैंड के पास जाते हैं लोग के, जनाब वो तो बैनर लग गए हैं, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर वो यहाँ आ गया, MPA बन गया तो हमारी तो सियासत बेड़ा गर्क है। और लियारी जो है वहाँ तो डॉक्टर तौफीक साहब हमारे रुकन सूबाई असम्बली है माशाल्लाह। जब उसको शिकायत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ, पार्टी से बात करता हूँ, उसको इंशाल्लाह टिकट नहीं मिलेगा, ख़त्म होगी बात, पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा, वो लड़ता रहे, इलेक्शन लड़ेगा। इस दौरान ये इत्तला करता है वहाँ का लोकल जो मेरा दोस्त है, इनका दोस्त भी है, इसका रहमान का मुश्तरका दोस्त है हमारा, मैं जानता हूँ उसको। वो ये कहता है कि मुझसे रहमान ने कहा, मुझे फ़ोन करके कि यार मेरी राह हमवार करो। उन्होंने कहा बैनर तो आपके लग गए, हम तो मुबारकबाद दे रहे हैं आपको। उन्होंने कहा नहीं, पार्टी में मुझे टिकट भी मिलना चाहिए लियारी की सीट। उसने कहा वो तो डॉक्टर तौफीक साहब MP हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर तौफीक साहब जो है ना वो चूँकि बिस्तर हालात पे हैं, डॉक्टर ने उनको मना किया, मूवमेंट ना करे, सियासी सरगर्मियाँ बंद है उनकी, तो इस बेहतरीन मौका है। उन्होंने कहा ठीक। इस दौरान जो पार्टी की बौनी क़यादत थी, बौनी क़यादत ने उनको अपना हमनवा बना लिया। वज़ीर दाखिला को, वज़ीर दाखिला से कहा कि कुछ बंदोबस्त करें। उन्होंने कहा जी कि बजाय सियासी को काम करने के, सियासत में मुकाबला मुश्किल है, उन्होंने पुलिस के ज़रिए लोगों को बुलाया और कहा जी कि ये जुमला सिर्फ इतना ही है वजारत दाखिला की मीटिंग में वज़ीर दाखिला का कि यार ज़रा सरदार रहमान बलोच को, बलोच उनका वो बलोच डकैत उस दौर में, उन्होंने कहा कि वो बलोच, उनका रहमान डकैत, उन्होंने कहा उसको मैनेज करो, सिर्फ इतना जुमला है कि मैनेज करो। अब मैनेज से मुराद क्या ली जाती है? फारिग करो, ऊपर पहुंचाओ। इनके जिन लोगों के रवाबित थे इंडिया में, उन्होंने कहा कि एक तरफ शिकंजा डाल दो रहमान को पॉलिटिकल पार्टी का, पीपल्स पार्टी का, और पुलिस के जरिए मैनेज कर लो। दूसरी तरफ इंडिया से कहो कि इल्जाम तराशी सारी ये कर दे कि जो कुछ भारत में हो रहा है वो कौन करवा रहा है? रहमान। नहीं, इससे पहले रहमान का नाम तो कभी नहीं लिया इंडिया। रहमान का नाम लिया सिर्फ एक दाऊद इब्राहिम के भाई के मामले में, जो प्लॉट का मामला था, जो काशर, जो नूर काशर था, दाऊद इब्राहिम का भाई, उसके कत्ल का इल्जाम भी भारतीय मीडिया ने लगाया था। इस पे रहमान पे लगाया, भारतीय मीडिया ने लगाया ना। भारत ने 4 हमले किए रहमान पे, 4 हमले। मुंबई हमलों का जिम्मेदार रहमान, काशर की हलाकत का जिम्मेदार रहमान, भारत में ट्रेन पे हमला रहमान। उन्होंने कहा भारत को जो है वहाँ फैसिलिटेट कराची में भारत के ख़िलाफ़ लोगों को जो कर रहा है, अफ़गानिस्तान में जो दरअंदाजी है, फलां जो भी है, उसमें ये रहमान इन्वॉल्व। अब रहमान जो है, अब रहमान के बारे में जो कुछ फिल्म में कहा गया उसका एक जुमला सिर्फ सुन लें, आपके नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए कह रहा हूँ। रहमान पैदा क्यों हुआ था? अब्दुल रहमान बलोच डकैत क्यों कहलाया था? इसलिए कि जिस दौर में रहमान ने अपनी सरगर्मी शुरू की 80s और 90s की दहाई में, वो सारे का सारा दौर जो है वो दौर था जब पार्टीज 2, 3, 4 तो मुख्तलिफ, वहाँ पख्तून गैंग भी है, उसमें सिंधी भी है, महाजर भी है और बलोच भी है,
वो सारे के सारे जो हैं उस वक्त जमातों ने डेथ स्क्वाड बना रखे थे 80-90s में 80s 90s में। उन डेथ स्क्वाडों के मुकाबले में एक ऐसा शख्स चाहिए था जो बदमाश को बदमाश बन के मिले। अच्छा, ये 80-90s में ये बात किस हद तक दुरुस्त है? अगर ये दुरुस्त हुई तो इसका मतलब है, जैसे आपने बताया कि मूवी में एक बात दुरुस्त दिखाई गई है, उसमें एक जमील नामी एमपीए बनाया गया है और उसमें उसको ये खतरा पैदा हो जाता है चूंकि वो रहमान का सरपरस्त था कि अब रहमान, लियारी के लोग रहमान को पूछते हैं क्योंकि उसने अपने दुश्मन को मार दिया, तो अब इसका कद मुझसे बड़ा हो जाएगा, तो अब रहमान को मरवाया जाए। ये तो मूवी में इतना दिखाया गया है कि एमपीए जमील नामी एमपीए। देखिए, मैं बता देता हूँ, वहां 3 किरदार हैं। नबील कबोल का किरदार एक है, जुल्फकार मिर्जा का किरदार एक है, वो तो मख्फी रखा गया है। एक किरदार है उजैर बलोच का। तो ये तो रहमान के बाद नहीं आया। रहमान का दस्ते रास्त था। हाँ। रहमान की तमाम सरगर्मियों का फ्रंटमैन कौन था? उजैर बलोच। ये उजैर बलोच का किरदार, नाम कुछ मुख्तलिफ रखें। उजैर बलोच के किरदार में उन्होंने ये कहा है कि उजैर बलोच को ख़त्म करो, रहमान बलोच को ख़त्म करो, और फिर उसके साथ साथ जो है, अब ये दादल बलोच जो था ना, इसका वालिद रहमान का, लोगों को पता नहीं है, वो भी डाकू था। बिल्कुल नहीं, कहते इश्तिहारी था वो। ये बाद में सब, आप देखें, मेरी बात सुने, सब इल्जाम जिस पे मर्जी डाल दें, तारीख तो गवाह है ना। हाजी लालो और उसके दोनों बेटे अरशद पप्पू और यासर अरफात, इन दोनों बच्चों का, बेटों का, लालू का, फिर लालू के कत्ल के बाद दोनों बच्चों का इट खड़का कहते हैं पंजाबी में रहा। किसके साथ? रहमान के साथ, हमेशा इट खड़का रहा, और वो काफी जगहों पे आपस में आमने सामने हुए। इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि अरशद पप्पू और यासर अरफात जो हैं वो किस तरह खत्म करने के दरपे थे रहमान को। अच्छा, अब इसमें ये जो सीन है, अब इसमें देखें कितनी बड़ी गलती की है। वो बताते हैं फिल्म में कि हमजा बलोच यानी रणवीर सिंह, ये पहले अफगानिस्तान के रास्ते बलोचिस्तान आता है, बलोचिस्तान के बाद वो बलोच कार्ड लेके, आईडी कार्ड वगैरह कराची शामिल हुए थे, वो कराची लियारी पहुंच जाता है। ठीक है। अब वो वहां पे इंडियन एजेंट्स लोकल वहां पे मौजूद हैं, जिसके एक छोटा सा खोखा है, कारोबार दिखाते हैं कि वहां पे बैठ के एक मीटिंग करते हैं, और वहां पे रणवीर सिंह कहता है उन्हें कि मुझे रहमान बलोच के करीब होना है, उसकी गैंग में शामिल होना है। उनको एक टिप मिलती है कि जनाब, जो रहमान बलोच के बेटे हैं वो एक शादी की तकरीब में जा रहे हैं दोनों, और एक बड़ा बेटा और छोटा बेटा, और वहां पे उन पे हमला होगा, और कौन करवाएगा? बाबू डकैत। अच्छा, बाबू डकैत लालू की जगह उन्होंने मेरे ख्याल बाबू डाल दिया है, और अरशद पप्पू का नाम साफ उन्होंने लिया है। अरशद पप्पू और बाबू डकैत उसको मरवाएंगे। अब ये प्लान यहाँ पे रणवीर सिंह बैठ के बनाता है कि जनाब, जैसे ही उन पे हमला होगा हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो ज़ाहिर है हम रहमान के करीब हो जाएंगे। और ऐसा ही उन्होंने दिखाया। उसमें बड़ा बेटा तो खैर उसमें मारा हुआ दिखाते हैं, रहमान का बड़ा बेटा नहीं बचता, उसको नहीं बचा पाते, दूसरे को बचा के उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, और फिर रणवीर सिंह रहमान बलोच के साथ मिल जाता है। ये इस पूरी मूवी में दिखाया गया। और भी पहलू है। हाँ, आपने नहीं, वो कहते हैं कि ये जो बाबू डकैत है, हाँ, लालू की जगह बाबू कहते हैं, इसके रहमान की मां से ताल्लुकात थे। हाँ, ये कितना बड़ा इल्जाम है कि ये रहमान नाजायज बेटा था, इस वजह से इसने मां को मारा। इलिसिट रिलेशंस। हाँ, ये कितना बड़ा इनका दूर से ताल्लुक ही कोई नहीं। अब ये एक ऐसी हेर से बात है जिस पे आपको पता है कि अब इस वक्त जब हम इस प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अहले लियारी सरापा एहतिजाज है इस बात पे कि हमारे सरदार पे और हमारे सरदार की मां पे, हमारी सरदारनी पे नाजायज ताल्लुकात का शुबा, इल्ज़ाम ये जो धरा गया फिल्म में, वो इस पे सर हम खड़े हैं, और इस खौफनाक अंदाज से पूरे दुनिया में एहतिजाज हो रहा है इस पे सोशल। वैसे हकीकत क्या है? मारा तो था उसने अपनी वालदा को, तो वो कहते हैं कि किसी और से नाजायज ताल्लुकात की वजह से मारा था। हाँ, ये बात ठीक है, नाजायज औलाद नहीं था, नाजायज औलाद का नहीं, उसने माँ पे, अपनी माँ पे तो कोई इल्जाम नहीं लगाएगा ना। उसने कहा कि मारा था, बात ठीक है, लेकिन उसकी रीज़न वही थी कि जो बलोच कबाइल में सरदारी की जंग होती है, लोकल ग्रुप्स जो होते हैं उनकी सिपा सालारी की जंग जो थी, उस जंग में वो कत्लो गारतगरी हुई थी। ये 80s 90s में, और लियारी, देखिए मैं इससे तो इनकार नहीं कर रहा, ये तो लियारी में वाकयात मौजूद थे। रहमान ने खुद मारा था माँ को। रहमान, ये सब बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन नाजायज ताल्लुकात का तो कोई किसी जगह तस्करा नहीं आया था।
नहीं, वो कहते हैं किसी और से नाजायज ताल्लुकात थे, जबकि भारत भारत ने हाँ रहमान को नाजायज बेटा बना बना, दिया। ये असल बात कितना ये गलत, कितना गलत पोर्ट्रे किया। ये पोर्ट्रे किया। इसकी वजह से ये सारे मामलात जो है ना, मैंने कहा 5 से 10% कुछ हकाइक होंगे, बाकी सारे का सारा फिल्मी सीन ही है। फिल्मी सीन है। और ये ड्रामा निगारी फिल्मी सीन जो है ना, ये बॉलीवुड ने पाकिस्तान को शर्मसार करने के लिए, खुदा न खासा नीचा दिखाने के लिए, और अपनी खिफ्त मिटाने के लिए, अपनी खिफत, असल बात तो अपनी खिफत मिटा रहे हैं। हर महाज पे मैंने कहा शिकस्त हुई है नाकाम उनको। हुए हैं। अब वो सकाफती महाज पे पाकिस्तान पे अपना बाला दस्ती जो है ना कायम करना चाहते हैं। इतनी सी बात है। और इसमें अच्छा, अगर हम इनकार ना करते, हम इसको बड़ा वेलकम करते इस फिल्म को, अगर वो उसके बाकी पहलू भी दिखाते। सरदार रहमान देखें, जो एमपीए का शख्स उम्मीदवार होता है, उसके कहे बगैर सिर्फ ख्वाहिश के इजहार पे लाखों बैनर लग जाएं, तो उसकी पजीराई हो रही है ना। तो आपने फिल्म में जगहसाई क्यों की? उसकी पजीराई करें। अच्छा, अब आ जाते हैं जी दूसरे कैरेक्टर पे जो संजय दत्त ने निभाया है, चौधरी असलम। अच्छा, चौधरी असलम साहब की एंट्री कैसी होती है? अब चौधरी असलम साहब को दिखाया ये गया है कि जब जो जमील नामी एमपीए है, एमएलए लगा लें, वहाँ पे तो एमएलए कहते हैं, कि उसमें वो कह देता है कि रहमान की पॉपुलैरिटी मुझसे ज़्यादा बढ़ रही है, तो अब चूंकि एमपीए सिंध गवर्नमेंट का है, तो सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश करके चौधरी असलम को बुलाता है और चौधरी असलम को टास्क देता है कि इस बंदे को मार दो, रहमान बलोच को। यानी एक बंदे के कहने पे तो कोई नहीं मारता, ऐसा अच्छा, नहीं ये होता बात हमारे। इस हद तक, इस वाक़े की हक़ाइक़ क्या है? हाँ, जब मैंने आपको बताया आधा हिस्सा हाँ। कि पॉपुलैरिटी बढ़ गई, बैनर लग गए, हाँ, तो कुछ कोता कामत लीडर जो हैं सियासी लोकल लेवल के, उनको अपनी उन्होंने बढ़ पढ़ गई, उन्होंने कहा जी कि लियारी से अब्दुर्रहमान का खात्मा होना चाहिए, इसको अब्दुर्रहमान डकैत मशहूर कर दिया। तो उस वक्त इतना जुमला कहा वजारत दाखिला में इजलास में कि इसको मैनेज करो। अब मैंने आपसे कहा है कि एक है हनी ट्रैप, एक है मनी ट्रैप। ये पॉलिटिकल ट्रैप था। इस ट्रैप में चौधरी असलम ने इतना ज़रूर किया, फ़ोन किया सरदार बलोच को, रहमान को, कि रहमान बड़े बैनर लगे हैं मुबारक को आपको, आप सियासत में आ। उसने कहा सियासत में? उसने कहा पीपल्स पार्टी। उसने कहा पीपल्स पार्टी तो शायद ऑन नहीं कर रही आपको, तो अगर आप कहें तो मैं बात करूँ आपकी। अच्छा, हाँ, वज़ीर दाखिला ने कहा। उसने कहा हाँ, ये रहमान के एक दोस्त ने मुझे बताया जो मेरा भी जानने वाला है। उन्होंने कहा जी हाँ हाँ बिल्कुल करें। उन्होंने कहा क्या अर्ज है, बात ही करनी है। अब 2-4 दिन बाद फ़ोन जाता है, यहाँ तैयारी में हो गई है एमपी की चिप की कि डॉक्टर तौफीक की सीट पे लड़ना है इलेक्शन। मैंने वो फ़ोन करते हैं दोबारा असलम साहब, चौधरी असलम साहब, कि बलोच साहब मैंने पार्टी से बात की, वो राज़ी तो नहीं है, लेकिन मैंने मनवा लिया उनको। मैंने उनसे कहा जी कि सरदार रहमान हमारा भाई है और मुकदमा शुकदमा तो होते ही रहते हैं, कुछ सच्चे हैं कुछ झूठे हैं, जो भी हैं वो इंशाल्लाह हम ख़त्म कर देंगे, आप तैयारी पकड़ लो और आ जाओ पाकिस्तान। वो ईरान से फ्लाई करता है यहाँ आके, इस हद तक बात दुरुस्त है, यहाँ आके उसका रेड कारपेट इस्तकबाल होता है। सरदार रहमान एयरपोर्ट पर उतरता है, उसको सरकारी प्रोटोकॉल के साथ पोर्ट कासिम के नज़दीक, वो जगह मैं देख चुका हूँ, पोर्ट कासिम के नज़दीक एक वडेरे, सिंधी वडेरे के डेरे पे लेके जाया जाता है, फार्म हाउस पे। फार्म हाउस पे जाके वहाँ कहते ही एक तलखी होती है, उसके दोस्त भी बैठे हैं, वो बैठे हैं, फलां बैठे, फायरिंग का तबादला होता है। रहमान बलोच वहीं ढेर हो जाता है, जिस ढेर के बाद मैंने कहा एहतजाज भी होता है, सारा कुछ होता है। ये कहा यह जाता है कि ये बिल वास्ता पुलिस मुकाबला था। आप ये समझें कि सीसीडी कराची का हेड कौन था? चौधरी असलम। चौधरी असलम। चौधरी असलम के खाते पड़ जाती है बात, एहतजाज होता है, 1 हफ्ते तक कारोबार बंद हो जाता है। एक दफ़ा मिसाल शुरू हुई थी इसी लियारी गैंगवार में कि कराची की मार्केटें खुलने से पहले बंद हो जाती हैं। ये वही दौर था। ये बाकायदा ये हुआ, पूरा कराची जो है ना वो स्टक हो गया, कारोबार ज़िंदगी मफलूज, दुकानें बंद, मार्केटें बंद, हूँ का आलम। रक्षा ड्राइवर जो 20-22 हज़ार थे, जिन्होंने वहाँ रक्षा, मालकान भी थे, ड्राइवर भी थे, उन्होंने रक्षों का जुलूस निकाल दिया, स्याह बैनर लग गए, एहतजाज 1 महीने से ज़ायद जारी रहा। कहा यह गया कि वजारत दाखिला या वज़ीर दाखिला के हुक्म पर चौधरी असलम ने इसको ठिकाने लगाया है। अच्छा, इसमें भी एक ट्विस्ट डालते हैं। वो कहते हैं कि जब चौधरी असलम पहली दफ़ा उसे पकड़ लेते हैं, रहमान डकैत को, तो उसके बाद एमपीए के कहने पे, उसके बाद जो एमपीए की बेटी है वो रणवीर सिंह की दोस्त होती है और दोनों शादी करने जा रहे होते हैं, तो
वो रणवीर सिंह उसकी बेटी के जरिए वो वीडियो लेता है जो चौधरी असलम की मुलाकात हुई उस एमपीए से, जिसमें वो रहमान डकैत के इनकाउंटर की बात करते हैं। फिर वो एमपीए से कहता है रणवीर सिंह कि रहमान डकैत को मारा ना जाए, उसका इनकाउंटर नहीं करना। एमपीए साहब फोन करते हैं फिल्म में और कहते हैं चौधरी असलम को यानी संजय दत्त को कि आप जो है ना इसका इनकाउंटर ना करें। आगे से संजय दत्त कहता है मैंने तो इनकाउंटर करना है इसका, ये वो। तो वो फिर कहता है कि इसका मतलब है कि अब इसको इसकी जुबान में समझाना पड़ेगा। वो फिर वो खुफिया जो ऑफिस होता है लियारी के अंदर, चौधरी असलम का नाम नेहाद संजय दत्त का, तो वहां पे जाके पुलिस वालों पे तशद्दुद करके वीडियो भेजते हैं, किस्सा मुख्तसर कि वो रहमान डकैत को वापस ले लेते हैं। और फिर उसके बाद जो हमजा है, रणवीर सिंह है, वो एमपीए से मिल के ये बात करता है कि क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें, तो लियारी पे आपका राज होगा, रहमान डकैत को मैं साइड से हटा दूंगा। और वो इस बात पे मान जाते हैं। बज़मी साहब, लड़की की पूरी कहानी फिल्मी सीन है। हाँ, ये तो फिल्म ही बिल्कुल, कोई वजूद ही नहीं है इस बात मुआशका डाल दिया गया, मुआशका का वजूद नहीं। एक बात। दूसरी बात, रहमान की जहां तक हलाकत का ताल्लुक है, तो रहमान जो है ना, उसके लिए वजीर दाखिला ने या वजारत दाखिला किसी अफसर ने इतना जुमला, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है और सीना बसीना भी चल रहा है, इतना जुमला जरूर कहा कि रहमान को मैनेज करो। अब मैनेज करने से मुराद आप ले लें, मार दो या उसको मंजर से हटा दो, समझा दो, बुझा लो, मुल्क बदर कर दो, सियासत से हटा दो, कागजात नामजदगी वापस ले लो, जो मर्जी कहो। लेकिन ये सीसीडी के सरबराह चौधरी असलम साहब, जो उस वक्त की सीसीडी कराची की वो थी, वो सीटीडी वैसे सीआईडी समझ लें, उस वक्त उन्होंने इसको मारने का फैसला कर लिया था। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये फैसला पुलिस का नहीं था, ये हुक्म हाकिम मर्ग मुफाजात है। जो हिदायत मिली उसके मुताबिक कार्रवाई की गई, जिनको खतरा था। अब ये मुश्तरका दुश्मन बन गया था रहमान। लिसानी तंजीमों का, मुख्तलिफ मुखालिफ बरादरी का तो वैसे ही दुश्मन था, उनके लिए तो उनके आंख में खटकता था ये। और जब पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान जमात थी, उनके लोगों को खतरात लाहक हुए कि हमारा क्या बनेगा, हमारा मुस्तकबिल क्या है, सियासी तौर पे हम बौने रह जाएंगे, तो वो भी मुखालिफ हो गए और सारे मिल गए। ये हुब्बे अली में नहीं मरा, ये बुग़्ज़े माविया में मरा है। रहमान को बुग़्ज़े माविया में मार के सब ने अपना मुश्तरका मकसद हासिल कर लिया। अच्छा, ये इसमें कोई लियारी में खुफिया ऑफिस बनाया था चौधरी असलम ने, और वहां पे चौधरी असलम का नेटवर्क बहुत बड़ा था मुखबरी का, हर थाने में उसने बंदे लगाए थे अपने, हर इलाके में दफ्तर। लेकिन लियारी में तो कोई खुफिया मकाम नहीं खुफिया मकाम बन नहीं सकता। दबंग तरीके से ऑपरेशन किया था भाई लियारी। मुझे एक और बात बता दूं आपको, जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है लियारी पे, वो लियारी के कल्चर से वाकिफ ही नहीं है। मैं फिल्म देखने के बाद पूरे वसूख से ये बात कह रहा हूँ। नॉन प्रोफेशनलिज्म है उनका। नॉन प्रोफेशनल तो है ना, झूठ है, चले वो छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूं कि लियारी का कल्चर ये है, वो डिफेंस मॉडल टाउन या जौहर टाउन नहीं है, ये नहीं है वाबड़ा टाउन। वो वहां के 100वें घर में रहने वाले बंदे के पूरे खानदान का बैकग्राउंड भी हर एक को पता है। लियारी जो है वो बैठकों का इलाका है, जो हर रोज रच गए होते थे वहां, एक दूसरे को जानते थे, गुजरता हुआ अनजान बंदा गए, कहां से आ रहा है भाई, कहां जा रहा है, कौन है तू, ये पूछते हैं। जिसने लियारी देखा ही नहीं, मुझे लगता है कि लियारी देखे बगैर उस पर तबसरे हैं सारे फिल्म में। एक दूसरी बात और सुन, लियारी के कल्चर से वाकिफ बंदा कभी इस तरह के मुआशके का तस्करा नहीं करेगा। आपने जितने मुआशके, ये लड़कियों के मामलात जो बताए, पूरी फिल्म में पॉलिटिकल ट्रैप शामिल है, मनी ट्रैप भी शामिल है, हनी ट्रैप नहीं है। हनी ट्रैप हुआ ही नहीं वहां कभी लियारी में। एक दूसरा, किसी ने यह देखा ही नहीं कभी कि असलम चौधरी भी और अब्दुर्रहमान बलोच भी, जवान हो, बड़ी हो, बूढ़ी हो, उनके सिर पे हाथ रखते थे, दोनों को बता रहा हूं। अच्छा, तो ये खत्म कैसे किया लियारी गैंग को, अमन कैसे कायम हुआ, ये तो थोड़ा बताएं। जो मूवी में तो दिखाया गया है कि जनाब रणवीर सिंह गया है, वो एजेंट ने कायम कर दिया। तो ये सिर्फ फिल्मों में दिखा सकते हैं कि इनके एजेंट्स कैसे काम करते हैं या इनकी फोर्सेस? भाई वो दिखाते तब मजा था कि कैसे फिरा। अच्छा, मैं बड़ी ख्वाहिश करता हूं कि राफेल के गिरने का मंजर भी दिखाएं। हाँ जी, कैसा रहा मामला यार, फिल्म ही लगती थी। अब ये फिल्म, वो कहते हैं तू बहुत बड़ी फिल्म है, ये इंडिया ने वो बना दी है। अब ये बहुत बड़ी फिल्म बना दी है।
एक बात समझें कि असलम चौधरी को, वो चौधरी वाज नेवर चौधरी, वो जाट नहीं था, जाट नहीं था, वो खान था, वो जाट नहीं था, वो तो मानसेरा का पख्तून था। आज उनकी बेवा जो ये कह रही हैं कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाऊंगी और पाकिस्तानी अदालतों के दरवाजे भी खटखटाऊंगी कि मेरे हीरो खामंद को, मेरे ताजदार को, मेरे सर के ताज को आपने एक शैतान की शक्ल में पेश किया। वो तो रहमान का हिस्सा था, रहमान का बंदा था, उसको शैतान। अच्छा, अब आप क्रेडिट देना चाहते हैं अपने एजेंट को, भाई क्रेडिट आप दें इसको, चौधरी अनवार को, राव असलम को, आप उसको काजमी को दें क्रेडिट, जीशान काजमी को। आप उससे पहले जितने क्रेडिट देने चाहें वो उन पुलिस वालों को, रेंजर्स को दें कि फौजी जवानों ने और कप्तानों ने और उनके अफसरों ने जो कुर्बानियां पेश की कराची को अमन देने के लिए। भाई कराची का वो हिस्सा आपने क्यों गवा दिया जो 2 ऑपरेशन के दरमियान पकड़ के, जिनको ट्रेन के आगे लटा के उनका कला कमा किया गया, जो दहशतगर्द थे, जालिम थे। लियारी गैंग के वो सारे किरदार आपने क्यों फरामोश किए? उन सारे किरदारों को अगर आज इसका हिस्सा बनाते और क्रेडिट देते पाकिस्तानी फौज को, बजाय इसके क्रेडिट अपने एजेंट को दे रहे हैं जो एक पता लग रहा है कि दहशतगर्द है, अफगानिस्तान से होकर यहाँ आ रहा है। वो जो ट्रूपर था आप उसको क्रेडिट दे रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं जनरल ज़ियाउल हक का। अच्छा, इसमें कई एक्टर्स की सुनी गई है। अक्षय खन्ना, जिनको साल हो गए थे जलील होते हुए, वो नाम नहीं बना सके, उन्होंने रहमान डकैत की एंट्री की है। वो एंट्री इतनी वायरल हुई है कि अक्षय खन्ना का नाम बन गया है। भाई बस सिर्फ 2 क्रेडिट हैं। एक क्रेडिट ये है, पुराना हमारा मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया इस फिल्म के ज़रिए कि भारत दरअंदाजी करता है पाकिस्तान में, वाया अफगानिस्तान प्रॉक्सी वॉर करता है, एक। दूसरा, भारत ने अपनी खिफत मिटाने के लिए उसको सहारा मिल गया फिल्म की शक्ल में, और उसका एक हिस्सा ये भी है कि बॉलीवुड की गिरती साख जो है, बॉलीवुड पाकिस्तान के नाम से उभर रही है। पाकिस्तान के नाम आपकी सियासत भी पाकिस्तान के नाम से मेरा चमकती ख्याल है कि इस फिल्म का नहीं, भारत को, भारत की फिल्म इंडस्ट्री को पाकिस्तान का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहिए कि लफ्ज़ पाकिस्तान, फिर मैं कह रहा हूँ ये बुग़्ज़ माविया है। बुग़्ज़ माविया में आपने पाकिस्तान को मूरिद इल्ज़ाम ठहरा कर जो बकवास करनी थी आपने कर दी, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि लान तान मलामत किस कदर हो रही है भारत की, क्यों हो रही है? हाँ, मैं इंडियन पेजेस पढ़ रहा था, उसमें कहते हैं धुरंधर का ट्रेलर आया कि ये सिर्फ मूवीज में ऐसे कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं, वरना असल ऑपरेशन में तो नाकाम हो जाते हैं। और मोदी गवर्नमेंट जो है वो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री का मजाक एक मैं आपको बिल्कुल वसूख से बात कह रहा हूँ। आपने मोदी और उसकी जमात की शिकस्त जो है ना, उसका मुशाहिदा कर लेना है, इंशाल्लाह जल्दी हो रहा है। इस फिल्म में जो कुछ झूठ के पुलंदे प्रोपेगेंडे आपने शामिल किए, उसका जवाब आपको मोदी और उसकी जमात की शिकस्त की सूरत में मिलना है, एक। दूसरा, भारत के अंदर जो मजम्मत हो रही है। अच्छा, एक इंडियन नकाद का मुझे आर्टिकल याद आ गया, उसने इस पे लिखा कि जनाब ये मूवी जो धुरंधर है ये सिर्फ इसलिए बनाई गई है क्योंकि मोदी को बहुत लानतान हो रही थी मौजूदा हुकूमत को, ये बात ठीक है। और इलेक्शन सर पे, और इसके साथ साथ जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल को इज्जत दी जा रही है और पाकिस्तान को जो इज्जत मिल रही है वो भारत ने गेन कर सका। तो इस वजह से ऐसी मूवी बनाने का मकसद ये है कि कम अज़ कम कोई जो है वो ओपिनियन मेकिंग जो है वो हो जाए भारत की सतह पर। भाई भारत जो है ना, वो अपना चौधरी, अपना सुल्तान, अपना कप्तान कहता है अमेरिका को। हाँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पजीराई दी है हमारे आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को, अब चीफ ऑफ फोर्सेस हैं वो, उन्होंने मोहर तस्दीक सब्त कर दी पाकिस्तान के बयानिए पे कि भारत को हालिया जंग में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब भारत के पास कोई हथियार था नहीं, उसने कहा कि अब इन पे सकाफती यलगार कर दो और इनको ये फिल्म ऐसी तोहफे में दो, झूठी मूठी कहानियां सुना, झूठी मूठी कहानियां। अब एक सुने, इनका मुंह काला कैसे होने वाला है। मैं एक और बात बता रहा हूँ, अभी फिलहाल कराची से बम्बई तक, दिल्ली तक, वो पट्टी में उस खोखरापार वाली, वहां मजम्मत हो रही है। अनकरीब आप देखेंगे इस फिल्म धुरंधर की बाद ना भारतीय इदारों और भारतीय हुक्मरानों की मरम्मत होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम मुस्तफ़ा साहब। नाज़रीन, धुरंधर फिल्म में जो किरदार दिखाए गए हैं और इसके साथ साथ जो हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया,
और जो मुख्तलिफ वाक़यात से झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की है वो तो यकीनन ज़मी बोस हो जाएगा, क्योंकि लियारी हमारा है और यहाँ पर हमारी फोर्सेस ने अमन कायम किया है और हमारी फोर्सेस ने कभी किसी इंडियन एजेंट को या किसी फॉरेन एजेंट को यहाँ पर कदम रखने की जरूरत नहीं दी और ना ही किसी को हिम्मत ये हुई है। आप इस मूवी के बारे में क्या राय रखते हैं और आज के पॉडकास्ट के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर इजहार ज़रूर कीजिएगा।